गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? पानी के लिए बोल दीजिएगा, साफ बॉटल में। गुड मॉर्निंग। तो अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की सेशन की। ओके, कल जो कुछ हमने पढ़ा था बेटा, वहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? कल जो भी कुछ हम पढ़े थे वहां तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नींद में नहीं लग रही हूँ एक्चुअली, मैं सो नहीं पाई हूँ रात में। मेरा बेटा बहुत सुबह जग गया था, 4 बजे ही जग गया था, तो वो 4 बजे से हमें जगा कर रखा हुआ था, इसलिए नींद में लग रही होंगी। हूँ नहीं, ऐसे तो मैं सो जाती हूँ 10:30 तक, तो मेरी नींद पूरी हो जाती है 5 बजे तक, बट स्टिल। चलो, तो एज यूजुअल देखो, आज भी जो है ना, मैं वो वाले क्वेश्चन आप लोगों के ऐसा अभी बना नहीं हूँ, बिकॉज मैं जरा एक दूसरी फाइल बना रही थी, तो मैं अभी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? कृष्णा, दिव्यांश, तुम कल वाला सेशन देखो, तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक दो डिफरेंस थोड़ी ना, दुनिया भर के डिफरेंस है। आरडी में अभी नहीं बताऊंगी, एफडी आरडी में आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट में बताऊंगी, अभी नहीं। एक बात बताओ जो लोग हो सेशन में, मुझे ये बताओ, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंस है? पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंस है? जो भी लोग क्लास में, सभी लोग ट्राई करो और बताओ जरा एक दफे। मैं ये जानता हूँ तुम सभी लोग ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं समझा है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक दो डिफरेंस नहीं है, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। जो आपने सुबह पढ़ा है वो सब याद करना होगा, क्या मतलब वो सब अमाउंट, बिलियन, मिलियन, सारे अमाउंट नहीं, लेकिन जो मेजर अमाउंट्स हैं जिसको मैंने टिक कर रखा है उसको तो याद कर लेना। बताओ। हाँ ठीक है, तो देयर आर मेनी डिफरेंसेस। ओके, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। ओके, एनीवे चलो, सो सिंस आप लोगों को ये पता ही है, तो अब जरा हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। ओके, और भी अपने डिस्कशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, उसके आगे आप लोग फिर हम लोग आज की सेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले बताइएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक की मिनिमम कैपिटल क्या होनी चाहिए? कोई भी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करना चाहता है तो उसकी मिनिमम कैपिटल क्या होनी चाहिए? हाँ, सो दिस कैन बी अराउंड 200 करोड़। ठीक है, अगर कोई एसएफबी चाहता है कि वो कन्वर्ट हो जाए यूनिवर्सल बैंक में, उस केस में क्या मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए? अगर कोई एसएफबी मिनिमम किसी यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसकी मिनिमम कैपिटल उस केस में क्या होनी चाहिए? सही साफ है कि नहीं? एक सेकंड रुकिए, मैं देख लूं। नया वाला बॉटल नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा स्मेल है, इसको हटाइए, दूसरा पानी लेके आइए सर, जिसमें स्मेल ना। यहाँ पर एक साफ रखी हुई, क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए एकदम साफ है, इसको क्लीन करके लेके आइए, इतनी स्मेल आ रही है पानी से, बीमारी हो जाएगी। 1000 करोड़। ओके, पेमेंट बैंक ऐसे कौन से दो अकाउंट हैं जिसको ओपन नहीं करते हैं? जो भी पेमेंट बैंक होते हैं, ऐसे कौन से दो अकाउंट्स होते हैं जिसे वो ओपन नहीं करते हैं हमारे लिए? एफडी एंड आरडी। क्या पेमेंट बैंक हमें लोन दे सकते हैं? क्या पेमेंट बैंक उसमें पानी भर के देते हैं क्या? वो खाली करके लेंगे, चेक कर लीजिए। मेरी बोतल थी नहीं, लेकिन किसी और की थी। ठीक है। ठीक है, तो कभी भी हमें पेमेंट बैंक जो लोन होते हैं वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग कि क्या पेमेंट बैंक एनआरआई की डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या पेमेंट बैंक एनआरआई की डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो ये एनआरआई के भी डिपॉजिट्स को ओपन, एनआरआई का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा,
हमारे देश का सबसे पहला एसएफबी कौन सा था? हमारे देश में जो सबसे पहला एसएफबी था ये कौन सा था? करता है, करंट अकाउंट इज ओके, सेविंग्स और करंट दोनों कर सकता है वो। हाँ, तो सबसे पहला एसएफबी वाज कैपिटल। चलो वन लास्ट क्वेश्चन फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है। पेमेंट बैंक के लिए किस कमेटी ने अपनी राय दी थी इसको शुरू करने के लिए? नो, आर एच खान मैंने कहा, नचिकेत मोर कमेटी थी। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ना उषा थोराट जी की कमेटी थी, ओके, और इनके लिए नचिकेत मोर थी। अगर कोई पेमेंट बैंक स्टार्ट करना चाहता है तो उसका मिनिमम कैपिटल शुड बी 100 करोड़, ठीक है। सो नाउ आई होप आप लोगों को क्लैरिटी होगी। अब हम लोग जरा सा आरआरबी से अपनी बात की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलो जरा हम लोग आरआरबी से आज की क्लास को देखते हैं, ओके। देखो कल मैं आपको बता रही थी कि आरआरबीज क्या होते हैं। आरआरबीज आर सिंपली रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। इनकी जो स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी। इनका जो एक्ट है ये आरआरबी एक्ट 1976 का है, ठीक है। तो देखो सिंपली आरआरबीज क्या होते हैं। आरआरबीज एक ऐसी संस्था होती है, जैसे हम सभी को पता है कि यार गांव देहात में तो बहुत ज्यादा परेशानी रही रहती थी कि यहाँ पर बैंक की सुविधाओं को कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है। क्योंकि आप मान लो कि कोई बैंक है, ओके, अब ये हम इस किसी रूरल एरिया में ओपन कर भी देते हैं तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस थे कि ये जो बैंक्स हैं जो कि गांव देहात में खुल रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स ना आए, क्योंकि जो कस्टमर्स थे गांव देहात में जो भी हुआ करते थे कस्टमर्स, वो सारे के सारे कस्टमर्स जो है ना वो क्या करते थे, जनरली जो है ये कस्टमर्स मनी लेंडर्स के पास, साहूकार लोगों के पास में जाया करते थे, बैंक्स के पास आना प्रेफर नहीं करते थे। एक परेशानी थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये था कि भाई अब वहां पे बैंक्स को खोलो और बैंक्स को जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन रहे पब्लिक के साथ, पब्लिक का ट्रस्ट बने बैंक के ऊपर, बहुत सारी चीजें की जा रही थी। इसमें आरआरबीज की जाती है शुरुआत। आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बात की गई थी वो ये की गई थी, एक सेकेंड ना, चलो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज की जाती थी वो ये की जाती थी कि जितने भी कस्टमर्स हो, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये था कि जो भी जितने भी कस्टमर्स थे उनको आसानी से बैंक से उनका इंटरेक्शन कराया जा सकता है कि बैंक जो है इंटरेक्ट कर सके, सॉरी कस्टमर्स जो है वो बैंकर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके, ओके फील करें, ठीक है। तो जनरल जो बैंक हुआ करते थे वो थोड़े से अलग थे, लेकिन आरआरबीज को ऐसा शुरू किया गया कि ये उसी माहौल में उसी तरीके का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, ये स्पेसिफिकली फोकस्ड हो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों की जरूरत को समझे। अपने वहाँ पर ऐसे हायरिंग की जाती है। जब आपकी आरआरबी में हायरिंग होगी तो ऐसा नहीं है कि आप अगर उत्तर प्रदेश के हो तो आपको महाराष्ट्र भेजा जाएगा, नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपको उत्तर प्रदेश में ही पोस्टिंग मिलेगी। इसकी ये खास बात होती है कि अगर आप आरआरबी क्वालिफाई कर रहे हो तो आप अपने ही राज्य में, अपने ही प्रदेश में, आसपास किसी एरिया में रहोगे, दूर नहीं जाते हैं लोग, अपने आसपास में होते हैं। जनरली क्या होता है कि जब लोग क्लर्क बनते हैं तब तो घर के पास में पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन पीओ बनते हैं तो घर से बहुत दूर जाते हैं, आईबीपीएस या एसबीआई में। आरआरबी में ऐसा नहीं होता है। खैर, तो उसका वही रीजन होता है कि हम लोग उस एरिया के रहे होते हैं, उस एरिया को हम समझते हैं, वहाँ की भाषा को हम जानते हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की जो लोकल भाषा होती है वो भी कई बार हमें आती रहती है। इस वजह से आरआरबीज में किसी भी पोस्ट पे वहीं पे आसपास के एरिया में लोगों को भेजा जाता है। तो चीज देखी हुई है कि बैंक्स को जो है रूरल एरिया तक ले जाना जरूरी था। अगर जनरल क्या होता कि कोई अगर नॉर्मल बैंक जाता तो हो सकता था लोग उनके पास ना आते, अपना पैसा नहीं डिपॉजिट करते, लोग यहाँ से लोन नहीं लेना पसंद करते, ठीक है, लोन ले लिया तो लोन को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो बहुत एक्सवाइजेड चीजें हो सकती थी जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे बैंक था वो मे भी एक तरीके से लॉस फेस करता, ठीक है। ऐसा कुछ ना हो, बैंक्स लॉस ना फेस करें, बैंक्स अपना काम करते रहें। इस वजह से बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि इस तरीके के एक बैंक को लाए और यही ध्यान में रखते हुए आरआरबीज की लॉन्चिंग की गई। सन 1975 में इनकी शुरुआत हुई, लेकिन जो इनका अधिनियम था, एक्ट था, वो 1976 यानी 1976 में आया। ये कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, ऐसा होने को हो सकता है कि जो इनका एक्ट हो वो बाद में आए, ओके। आरआरबीज की बात कर लें या सेबी की बात कर लें, दोनों का ही एक्ट बाद में आया है, ओके ना। इसके अलावा देखिएगा जरा सा बिलो इनकी एस्टैब्लिशमेंट, तो वही जो मैंने आपको अभी बात बताई, सेम वही चीज लिखी हुई है कि जो इनकी एस्टैब्लिशमेंट थी ये 1975 में की गई थी, लेकिन इनका जो एक्ट है वो 1976 का है। किस कमेटी के कहने पर इनकी शुरुआत की गई थी? तो नरसिम्हन कमेटी के कहने पर आरआरबीज की शुरुआत की गई थी और इन्होंने ही बताया था कि कैसे इनका काम होना चाहिए, क्या इनका काम होना चाहिए। जो हमारे देश का सबसे पहला आरआरबी था इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो जो सबसे पहला आरआरबी हमारे देश का था इसका नाम क्या था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। अब जब आरआरबीज, अच्छा आरआरबीज गांव देहात में लोगों को लोन भी देते हैं, लोगों को ऐसा नहीं है वहीं के लोग, आप भी जाते हो आपका भी सब हो सकता है वहां पर, आप लोग भी वहां पर एक कस्टमर बन सकते हो। मैं आपको बताऊं कि इनका मुख्य जो फोकस होता है वो गांव के लोगों पर होता है, ठीक है, जो ओनरशिप होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, सपोज करिए कि कोई बैंक है जो गांव में चला गया और अपनी एक ब्रांच खोल दिया या अपना बैंक शुरू कर दिया गांव में, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते थे कि इनको लॉस हो सकता है। इस लॉस को कैसे रिकवर करें? तो किसी को भी कहा गया कि भाई अगर आप जा रहे हो और एक आरआरबी जैसी संस्था को एस्टैब्लिश कर रहे हो, देयर आर हाई चांसेस यू कैन फेस लॉस। उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप खुद को पहले से ही प्रिपेयर्ड रखो। पहले से ही कैसे प्रिपेयर्ड रखो? जब आप आरआरबी बनाओ तो ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति का सारा पैसा लग रहा है। आरआरबी को इस तरीके से बनाओ कि उसमें मिक्स्ड पैसे लगे। अब आरआरबी को कोई इंडिविजुअल नहीं बनाता है, आरआरबी को बनाने में किसके पैसे लगते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो कभी भी जब आरआरबी बनती है, ठीक है, तो उस आरआरबी को बनाने में 3 लोग अपने पैसे लगा रहे होते हैं। कौन कौन होती है? एक तो हमारी जो केंद्र सरकार है, ये एक जो भी हमारे वहां पर राज्य सरकार होती है जिस राज्य में वो बन रहा होता है वो, और एक होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर बैंक। तो इन 3 लोगों के पैसे लगते हैं। केंद्र सरकार पैसे लगाती है, राज्य सरकार पैसे लगाती है और स्पॉन्सर बैंक लगाती है। स्पॉन्सर बैंक क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई आरआरबी है जो उत्तर प्रदेश में बनना है,
तो कुछ पैसे केंद्र सरकार के लगेंगे, कुछ पैसे उत्तर प्रदेश सरकार के लगेंगे और कुछ पैसे स्पॉन्सर बैंक के लगेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज मैडम स्पॉन्सर बैंक क्या है? स्पॉन्सर बैंक का अर्थ मैं आपको भी बताती हूँ। स्पॉन्सर बैंक का मतलब होता है, सपोज करो कि जो नया आरआरबी है ये बनने वाला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो मान लो कि कोई जो नया आरआरबी है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनने वाला है। अगर ये गोरखपुर में बनने वाला है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि इसके आसपास की कौन कौन सी एरियाज हैं, छोटे मोटे गांव देहात या ऐसे कस्बे कौन कौन से हैं। अब मान लो जैसे गोरखपुर के पास में एक जगह खोराबार है, एक नई बाजार है, चौरी चौरा है, गौरी बाजार है, फिर थोड़ी और कुशीनगर यहाँ पे पड़ जाएगा, देवरिया है, बैतालपुर है, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी एरियाज हैं जो इनके आसपास में पड़ जाएंगी। इन सभी एरियाज में देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा बैंक है जो गोरखपुर के आसपास की जितनी भी एरिया है वहां पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मान लीजिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला एसबीआई है, ठीक है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला एसबीआई है। तो एसबीआई को यहाँ पर स्पॉन्सर बैंक बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस एसबीआई की है, यानी एसबीआई वहां के कस्टमर्स को सबसे बढ़िया समझता है। एसबीआई अगर अपना बिजनेस यहाँ पर करता है तो वो बढ़िया बिजनेस कर सकेगा और यहाँ के कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा जो है समझ सकेगा, प्रॉफिट करा सकेगा। तो यहाँ जब स्पॉन्सर बैंक जिसको अपनी तरफ से पैसे लगाने होंगे वो कौन रहेगा? वो एसबीआई को चुना जाएगा, क्योंकि एसबीआई का बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो जब नया आरआरबी इसकी मदद से खोला जाएगा तो एसबीआई उनके बिजनेस में उनकी मदद करेगी, वहां के लोगों को ट्रेनिंग देगी, उस बैंक को ये समझा सकेगी कि आपको अपना बिजनेस कैसे करना है कि आप हमारी तरह से सक्सेसफुल हो जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पैसे लगते थे वो कुछ ऐसे लगते थे। मान लो आरआरबी को बनाने में जो यहाँ पे मान लो बनाने में आ रहा है 100 करोड़ का खर्चा, इस 100 करोड़ का 50% यानी कि 50 करोड़ केंद्र सरकार लगाएगी। जो भी इसका 15% है, 100 करोड़ का 15% है 15 करोड़, 15 करोड़ राज्य सरकार लगाएगी। और जो 35% है यानी कि 35 करोड़ ये कौन लगाएगा? ये जो है स्पॉन्सर बैंक्स लगाएंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये बात अभी तक समझ आ गई होगी कि कितने पैसे कौन कहां लगाएगा। ओके, तो ये जब आरआरबीज बनाए गए थे तो इस तरीके से शेयर स्ट्रक्चर था कि केंद्र सरकार के पैसे लगेंगे, राज्य सरकार के और स्पॉन्सर बैंक के। इस वजह से आप कह सकते हो कि हाँ आरआरबीज भी सरकारी बैंक ही होते हैं। ठीक है, उनकी भी जो परीक्षा होती है वो आईबीपीएस ही कराती है। अब ये जो भी आरआरबीज होते हैं हमारे देश के अंदर, इन सभी का वही काम होता है गांव देहात में। अच्छा, कभी भी आपको आरआरबी एक पूरे मेट्रो सिटी में नहीं दिखेगा, क्योंकि आरआरबीज को वहीं खोलते हैं जहां पे कम से कम 5% भी ग्रामीण जनता हो। कोई ऐसी सिटी जो कंप्लीटली मेट्रो है वहां पर आरआरबी हो, ऐसा नहीं होगा। कम से कम वहां की 5% भी अगर रूरल एरिया होगी वहीं पर ही खुलेगा आपका कोई भी आरआरबी। और आरआरबी को खोलने में इस तरीके से पैसे लगाए जाते हैं। जो स्पॉन्सर बैंक की आप कहानी देख रहे हो, हमारे देश में जो प्राइवेट बैंक है ना वो स्पॉन्सर नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार उन्हें, देखो प्राइवेट बैंक का रेगुलेशन तो आरबीआई करता है लेकिन उनकी जो ओनरशिप है वो आरबीआई के पास नहीं है, तो वो उनके बिजनेस में दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो प्राइवेट बैंक अगर स्पॉन्सरशिप करने से मना कर देंगे तो सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती है। यही कारण है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्राइवेट बैंक है जो स्पॉन्सर कर रहा है, यह है जम्मू कश्मीर बैंक। बाकी कोई भी प्राइवेट बैंक किसी भी आरआरबी को स्पॉन्सर नहीं करता है। जितने भी हैं सारे के सारे सरकारी बैंक हैं। एक ऐसा सरकारी बैंक भी है जो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, इसका नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक की कहानी आप सभी लोगों को क्लियर हो गई है? बताइएगा, यहां तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर हो गई है? यस और नो में आंसर करना। देखो आज बात नहीं करने दी है तो वो 3% से घटके 1.99% है जिन्हें नहीं क्लियर हुआ है। ठीक है, अब तो मैं कतई यहाँ पे चैट नहीं होने दूंगी। चलो ठीक है, तो ये एक बात हम लोगों ने कर ली। अब जरा हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बैंक हमारे देश का जो था आरआरबी, इसका नाम प्रथमा था। और प्रथमा ग्रामीण बैंक जैसे आप देख सकते हो इसने अपना काम मुरादाबाद यूपी में शुरू किया था। इसका हेड ऑफिस मुरादाबाद में है। इसका जो स्पॉन्सर बैंक था इसका नाम था सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक पहले एक सरकारी बैंक हुआ करता था लेकिन इसको मर्ज कर दिया गया था केनरा बैंक के साथ में। ठीक है, तो जो इसका स्पॉन्सर बैंक था ये कौन था? सिंडिकेट बैंक। ठीक है, चलो ओनरशिप के बारे में यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आरआरबीज हमारे देश के जो भी थे उनमें ना, मतलब जब भी किसी भी संस्था का अपना एक एक्ट है, जैसे आरबीआई या आरआरबी या कोई भी संस्था जिसका कि अपना खुद का कोई एक्ट है, अगर इनका अपना खुद का कोई एक्ट होता है ना तो उसमें कोई भी चेंज करने के लिए, कोई भी संस्था का अपना खुद का एक्ट है उसमें कोई भी चेंज करने के लिए आपको पहले उसके एक्ट को अमेंड करना होगा। और उसको अमेंड करने के लिए जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उसमें आप बिल पास करोगे, दोनों हाउसेस से सहमति होनी चाहिए, प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होना चाहिए, तब जाकर के उसको माना जाता है। तो अब नाबार्ड की बात करो, आरआरबी की बात करो, आरबीआई की बात करो, सेबी की बात करो, आईआरडीआई की बात करो, इन सभी का अपना अपना एक्ट है, यानी इसमें कोई भी बदलाव होना होगा तो पहले अनुमति ली जाएगी। तो ऐसे ही आरआरबीज भी बन गए थे 1975 में। समय के साथ इसमें बदलाव लाना जरूरी था, तो सन 2015 में कुछ अमेंडमेंट, कुछ बदलाव किए गए आरआरबीज के अंदर। क्या बदलाव हुए थे वो सुनिएगा। आरआरबीज का जो ऑथोराइज कैपिटल था, अब आप कहोगे मैडम ऑथोराइज कैपिटल क्या है? ऑथोराइज कैपिटल को आप ऐसे समझो कि कोई भी संस्था अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा इतने ही रुपए के शेयर को बेच के और पैसे कमाएगी। ठीक है, यानी कि मान लो कि कोई कंपनी है XYZ, वो चाहती है अपनी कंपनी के शेयर कुछ बेचे और उससे पैसे कमाए, तो वो ज्यादा से ज्यादा मान लो 1000 करोड़ के शेयर ही बेच सकती है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकती है। तो उसको हम कहेंगे कि वो उसका ऑथोराइज कैपिटल है। तो आरआरबी का जो ऑथोराइज कैपिटल था इसको बढ़ाकर 5 करोड़ से 2000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, इनका जो ऑथोराइज कैपिटल था ये 5 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ किया गया था। इशूड कैपिटल का क्या मतलब है कि आप एक बार में कितने शेयर बेच रहे हो। एक बार में जो शेयर बेचोगे वो इशूड कहलाते हैं, और जो टोटल आप अपने जीवन काल में बेच के कमा सकते हो वो ऑथोराइज्ड कहलाता है। तो इनका जो इशूड कैपिटल था, आप एक बार में कितने कमा सकते हो शेयर को बेच के, ये जो था इसको 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया था। फिर से मैं दोहराती हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, अगर दूसरी दुनिया में हो वापस आओ। तो यहाँ पे क्या किया गया था कि यदि कोई ऑथोराइज कैपिटल की हम बात करें, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब कोई भी संस्था अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा इतने रुपए के शेयर बेच सकती है, सब मिला के वो ऑथोराइज कैपिटल है।
इशूड का मतलब आप एक बार में कितने रुपए के शेयर को बेच सकते हो, दैट वुड बी इशूड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि अभी तक शेयर होल्डिंग को अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग हमने क्या पढ़ी बेटा, शेयर होल्डिंग ऐसी थी ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या था 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, स्पॉन्सर बैंक का 35%। यहाँ पे एक बदलाव किया गया, बदलाव ये किया गया था कि अब स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि यदि आप चाहो तो अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक को कहा गया कि आप भी कम कर सकते हो, लेकिन एक शर्त रखी गई कि कभी भी नया अगर बन रहा है कोई आरआरबी या आप चाहते भी हो कि आप कम पैसे लगाओ, क्योंकि अब प्राइवेट वालों को एंट्री दे दी गई कि कुछ लिमिट तक प्राइवेट वाले एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये रखी गई कि किसी भी सूरत में जो केंद्र सरकार है और जो स्पॉन्सर बैंक है इनका शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अभी तक कितना है, अभी तक तो 50 और 35 मिला लो 85 है, तो अब ये लोग चाहे तो कम कर सकते हैं, 51 कर दें। बाकी का कोई अगर प्राइवेट वाला चाहता है इनके साथ मिलकर खोलना तो खोल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर सकती है, लेकिन ये शर्त थी कि एट एनी कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट स्पॉन्सर बैंक की जो शेयर होल्डिंग होनी चाहिए वो 51% तो कैसे भी करके होनी ही चाहिए। ठीक है, सो ये इनके साथ में एक नई शर्त थी जिसको लागू किया गया। ओके, एक और छोटी सी चीज है जिसे हम पढ़ लेते हैं, वन स्टेट वन आरआरबी। वन स्टेट वन आरआरबी का क्या कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में चलो जरा सा हम पढ़ते हैं। ओके, कि क्या थी ये वन स्टेट एंड वन आरआरबी। नाम से कुछ हद तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इनका क्या अर्थ है। ठीक है, खैर ध्यान से सुनो सभी लोग, टॉकिंग अबाउट द सेम। देखो बेटा क्या है ना, इसमें ये था कि जो हमारे देश की सरकार है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज थी, उन्होंने बोला था कि पहले हमारे देश में जो ये थी, पहले हमारे देश में जो आरआरबीज थी, इनकी जो संख्या थी ये थी लगभग कितनी, ये थी लगभग 43। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे देश में जो आरआरबीज की संख्या थी ये 43 थी। तो इस बार जब नोटिफिकेशन आया है तो आपने देखा होगा कि केवल और केवल 28 बैंकों में ही भर्ती की जा रही है। पिछले साल तक जब आता था नोटिफिकेशन तो इन 43 बैंकों में भर्ती होती थी, लेकिन अब इनकी संख्या को कम करके और कितना किया जा रहा है, 28 किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा था कि अमेलगमेट किए जाएंगे 26 आरआरबीज को और वन स्टेट वन आरआरबी जैसी चीज को अब लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, तो देखिए, सॉरी, ठीक है। तो हमारे देश में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज थे, इन्होंने कहा कि हमारे देश के जो 26 आरआरबीज हैं इनको मर्ज किया जाएगा और जो प्रिंसिपल होगा वो होगा वन स्टेट वन आरआरबी का। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देती हूं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक नई चीज आएगी, जो 43 आरआरबीज हैं उनकी संख्या को कम करके अब कितने कर दी जाएगी, उनकी संख्या को कम करके अब 28 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सरकार को जो पावर मिली हुई है उसी के अनुसार ऐसा किया जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अब इनकी जो संख्या, तो जो नंबर, यहां मैं ये भी लिख देती हूं, नंबर ऑफ आरआरबीज विल बी रिड्यूस्ड टू 28 फ्रॉम 43। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? यहां तक किसी को कोई परेशानी है जो पढ़ाया उससे? सब कुछ क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी परेशानी हो तो यू कैन टेल, बताइएगा। ऑल गुड? चलो ठीक है ना। अब देखो जरा हम लोग फेजेस ऑफ एमलगमेशन पढ़ते हैं। जब शुरू में आरआरबीज आए थे, इनिशियली जब आए थे तो बहुत ही ज्यादा आरआरबीज हुआ करते थे, मतलब इनकी जो संख्या थी वो अराउंड 100 थी। बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी तादाद में आरआरबीज हुआ करते थे। 100 नहीं, सॉरी 200, 196 आरआरबीज थे तब। उसके बाद से धीमे करके क्या हुआ, इनका एमलगमेशन हुआ। तो ये जो वन स्टेट वन आरआरबी है, इसका अर्थ ये है कि अब एक राज्य में एक ही आरआरबी होगा, एक से ज्यादा आरआरबी एक राज्य में अब नहीं होगा। तो कभी भी एक राज्य में कितना आरआरबी होगा, सिर्फ और सिर्फ एक से ज्यादा आरआरबी किसी एक राज्य में अब नहीं होगा। तो चलो जरा हम लोग इनकी एमलगमेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एमलगमेशन ऑफ आरआरबीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या हुआ है ना, पहले कुछ आरआरबीज को एमलगमेट किया गया, कुछ दिन के बाद फिर से कुछ आरआरबीज को एमलगमेट किया गया। तो आप सोचो कि शुरुआत में जिनकी संख्या 196 थी, एमलगमेशन का मतलब होता है मिला देना, तो 196 से इनकी संख्या को कम करके 82 कर दिया गया। यानी बहुत सारे आरआरबीज थे जिनको एक में मिला दिया गया। फिर 82 से कम करके 56 कर दिया गया, फिर 56 से कम करके 43 कर दिया गया, अब 43 से कम करके 28 कर रहे हैं। धीमे धीमे इनकी संख्या को एमलगमेट किया गया। ठीक है, क्यों एमलगमेट किया गया? इनिशियली तो ये प्रॉब्लम थी कि ये बहुत ज्यादा लॉस में रहते थे,
बहुत सारे लोगों को लोन दे देना, लोन वापस ही नहीं हो पा रही, तो इनको लॉस फेस करना पड़ता था, ये रीजन था। लेकिन धीमे 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 जब इनके ऊपर काम किया गया, एमलगमेशन किया गया, तो ये देखा गया कि अब इनकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। बहुत सारे बैंक्स थे, उनको स्पॉन्सर करना पड़ रहा था, अलग 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 एक ही बैंक को बहुत सारे आरआरबीज को स्पॉन्सर करना पड़ता था, बहुत जगह पैसे भी लगा रहे हो, बहुत जगह और भी ध्यान है। जब इनको एमलगमेट किया गया तो स्पॉन्सर बैंक भी आजादी से अपने काम इनके साथ में करने लगे और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ दिखा। ठीक है, खैर अब जरा हम लोग एक बार एमलगमेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी एमलगमेशन कैसी हुई है। तो याद रखिएगा, जो कंसोलिडेशन था इनका सन 2005 से शुरू हो गया। ठीक है, कंसोलिडेशन मतलब एक में मिलाना, एमलगमेशन को ही ये बोल रहे हैं। ठीक है, द कंसोलिडेशन ऑफ RRBs started in 2005 on recommendation of Vyas Committee formed by RBI in 2001। तो बेटा ये जो इनका कंसोलिडेशन है ना, जो इनको एक में मिलाया जा रहा है, इसमें क्या था, व्यास कमेटी के कहने पे ये किया जा रहा था। व्यास कमेटी को डॉक्टर व्यास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, 2001 में आरबीआई ने बनाया था। ठीक है, तो वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी जो है, ये रिफॉर्म ही है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब इनकी फेजेस की बात करते हैं कि इनका फेज ऑफ कंसोलिडेशन कैसे चला है। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं। फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन, ओके, कि किस मैनर में इनका कंसोलिडेशन धीमे धीमे करके किया गया। तो इसका जो इंप्लीमेंटेशन था, ये सेक्शन 23A1 आरआरबी एक्ट के मुताबिक किया गया। ठीक है, यूएस का मतलब अंडर सेक्शन। ठीक है, तो इनका जो भी कंसोलिडेशन था बेटा, वो किसके मुताबिक किया था, ये किया गया था 23A1 ऑफ आरआरबी एक्ट 1976। ठीक है, अब इसको एक एक करके फेज में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनका कंसोलिडेशन होता गया है। ओके, देखो फर्स्ट फेज की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला चरण जब इन आरआरबीज को आपस में एमलगमेट किया गया था। ठीक है, तो जो सबसे पहला इनका चरण था, सबसे पहला फेज था, ये 2006 से 2010 के बीच में किया गया था। ठीक है, FY 2006 to 2010। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो आरआरबीज की संख्या थी, इनको 196 से कम करके 82 पे कर दिया गया था। ठीक है, 196 आरआरबीज एमलगमेटेड टू 82। ठीक है, ऐसे फिर आता है इनका सेकेंड फेज, यानी कि जब इनका दूसरा बार एमलगमेशन हुआ, 2013 से 2015 के बीच में हुआ ये। ठीक है, 2013 से 2015। अब इसमें क्या हुआ था, ये जो एमलगमेशन हुआ था, इसके अंदर 82 से इनकी संख्या को कम करके 56 कर दिया गया था। ठीक है, तो 82 आरआरबी से 56 आरआरबीज हो गए। फिर आता है थर्ड फेज। जो बेटा इनका थर्ड फेज आया था, ये 2019 से 2021 के बीच में हुआ था। ठीक है, 2019 से 2021 में हुआ था। और इसके अंदर जो है इनकी संख्या को क्या किया गया था, इनकी संख्या को अब कम करके 43 पर कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर इनकी संख्या 43 हो गई थी। अब फोर्थ फेज अब हुआ है। ठीक है, फोर्थ फेज को इस बार ही लाया गया। ओके, तो ये देखिएगा कि फोर्थ फेज अभी को हुआ है, FY 25 ऑनवर्ड्स इसको कहा जाएगा। ओके, FY 25 ऑनवर्ड्स, इसमें क्या हुआ है, इसमें 43 से कम करके और 28 कर दिया गया है। OSOR रिफॉर्म पॉलिसी, यानी कि वन स्टेट वन आरआरबी की रिफॉर्म पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा किया गया है। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छी चीजें देखने को मिल रही थी, काफी इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, इस वजह से ऐसा किया गया था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, देखिए चैट को ऑफ करने के कितने फायदे हैं, खुद सोचो तुम लोग। बहुत अच्छा, मैं तुम लोग को चैट कभी भी नहीं करने को दूंगी। सारी परेशानी की जड़ खत्म है यहाँ से, नहीं कम नहीं हुई, इनफैक्ट पिछले साल से ज्यादा हुई है रिक्रूटमेंट। देखो एमलगमेट में क्या हो रहा है, इसका नाम बदल जा रहा है, लेकिन उनकी ब्रांचेस वगैरह किसी और के अंडर काम तो कर ही रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्या कहते हो तुम लोग, सही है कि नहीं? चैट को ऑफ कर देना, क्या लगता है तुम लोग को? पिछले साल से बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है इस बार। नहीं, अब एक राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही आरआरबी होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो किसी भी एक राज्य में ज्यादा से ज्यादा एक ही आरआरबी होगा। मैंने करेंसी टेस्ट की बात ही नहीं कहीं भी करी अभी तक, सही है ना? अब ये परमानेंट ऑफ रहेगा, मैं अपने क्लास में चैट वैट करने नहीं दूंगी। अब टेंशन ही खत्म हो गई यार मेरी, आराम से पढ़ा ली मैं। ये अभी तक करंट था, इसको मैं प्रीवियस कर देती हूँ। ठीक है, तो एक बार वन स्टेट वन आरआरबी अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। रहे होंगे, अब उनको एमलगमेट करके एक ही किया जा रहा है, अब नहीं रहेंगे। तो सुनो,
तो वन स्टेट वन आरआरबी का क्या अर्थ है? वन स्टेट वन आरआरबी पहले क्या था? जब शुरू में आया था तो 196 आरआरबी थे इनिशियली, बाद में देखा गया कि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी वैसी परफॉर्मेंस थी नहीं, तो धीमे धीमे इनका किया गया एमलगमेशन। एमलगमेशन की शुरुआत होती है सन 2005 से। क्यों किया जाता है? क्योंकि यार एक स्पॉन्सर बैंक के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वो बहुत सारे आरआरबीज को देख रहा है, आरआरबीज कोई बहुत ज्यादा काम कर नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा लॉस में भी थे, तो ये कहा गया कि यार बहुत सारे आरआरबीज हैं, छोटे छोटे वालों को बड़े बड़े आरआरबीज से जो है एक में कर दो। अगर एक ही स्पॉन्सर बैंक है 10 आरआरबीज को देख रहा है तो इनके 10 आरआरबी को कम करके 2 कर दो, 1 कर दो, ताकि इसकी जो जिम्मेदारियां बटी हुई अपने काम के साथ वो कम हो जाए। तो धीमे धीमे स्पॉन्सर बैंक के आधार पर इनकी संख्या को कम किया गया। 196 से कम करके पहले 82 कर दिया गया। ऐसा किया गया 2000 पहले फेज में, और जो सबसे पहला चरण था इसका ये था 2006 से 10। इस चरण में इनकी जो संख्या थी इसको कम की गई, 196 से 82 की गई। अगली बार फिर से एमलगमेशन की जाती है। अगली बार 2013 से 15 में इनकी संख्या को 82 से 56 कर दिया गया। उसके बाद फिर से एमलगमेशन होती है 2019 से 21। इस बार 43 इस बार इनकी जो संख्या थी उसको 56 से 43 कर दिया गया। और फिर अब हो रहा है, अब है वन स्टेट वन आरआरबी, यानी अब एक राज्य में कुछ ऐसे राज्य थे जैसे आंध्र प्रदेश में 4-5 आरआरबी थे, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य थे जहां पे एक से ज्यादा आरआरबी थे। तो इनकी लोकेशन को देखा गया, स्पॉन्सर बैंक को देखा गया, उसके हिसाब से कहा गया कि अब एक राज्य में एक ही आरआरबी होगा। अभी तक मान लो आपको आपके शहर में 2-3 अलग दिख रहे हैं, जल्द ही उनका नाम, उनका जो बोर्ड है वो चेंज हो जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग आरआरबी आपके राज्य का होगा उसी के नाम से वो सभी जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये मई से इसको लागू कर दिया गया, 1 मई से। ठीक है, इससे ये भी देखा गया कि आरआरबी की परफॉर्मेंस भी ओवरऑल सुधर रही है, कि आपकी वैकेंसी पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। इस बार तो इनफैक्ट ज्यादा वैकेंसी आई है। ऐसा नहीं होता है कि वो आरआरबीज बंद हो गए, उनका बिजनेस मिला दिया गया, लोग अभी वहां पे काम कर रहे हैं, लोगों के खाते आज भी हैं, बस उसका नाम बदल गया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का बिजनेस था, मिस्टर वाई का बिजनेस मिस्टर एक्स के साथ हुआ, तो ये बंद नहीं हो गया। मिस्टर वाई के बिजनेस को मिस्टर एक्स ने लेके और अपना नाम दे दिया, उसे चलाना शुरू कर दिया। ये होता है एमलगमेशन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, इसको हम नहीं देखेंगे, इसका कोई सेंस नहीं है अभी। ओके, अब जो हम अगली चीज देखेंगे, दिस इज लोकल एरिया बैंक। ओके, लोकल एरिया बैंक जो है ना, इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने करी थी। मनमोहन सिंह जी के दिमाग में लोकल एरिया बैंक जैसा कुछ आया। क्यों आया था? देखो क्या है कि हालांकि कोशिशें की जाती हैं कि जो बैंक्स हैं इनकी रीच को पहुंचाया जाए, रूरल एरियाज तक जाए, रिमोट एरियाज तक जाए, तो ये पूरी कोशिश होती है कि ऐसा किया जाए। लेकिन क्या हम लोग इसको करने में समर्थ रहे हैं? क्या हो चुका है ये सब? नहीं। प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलती है। बैंक जो है ना, बहुत सारे पैसे लगाएं और जाके अपनी ब्रांच को किसी ऐसी जगह खोल दिया जहां पर कस्टमर नहीं है, तो बैंक का इससे नुकसान होगा। तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव लाते हैं कि वहां के लोगों को बैंक की सुविधा भी मिले और बैंक को वहां जाना भी ना पड़े, वहां पर बिना गए ही काम हो जाए। तो 2 चीजें होती हैं कि बैंक अपनी तरफ से बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट लेते हैं कि तुम ऐसा करो, ये मशीन लेके जाओ और वहां के कस्टमर को बोलो कि एसबीआई आपके खाते खोल रहा है, एसबीआई आपको लोन देने को तैयार है, ताकि हमारा कस्टमर बनाओ। तो बैंक का कस्टमर जो है बना, लेकिन बैंक अपना ब्रांच नहीं ले गया, यूं ही काम हो गया। दूसरा यहाँ पे एक और भी जो फायदा हो जाता है वो ये हो जाता है कि जो भी बैंक्स हैं, ठीक है, जो भी जैसे भी बैंक्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सारे के सारे बैंक्स को अगर आप देखो तो अगर ये रिमोट एरियाज में नहीं जा रहे हैं तो क्या किया जाए? देखो, बैंक्स को खोलने का कॉस्ट 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ बहुत हाई होता है। तो लोकल एरिया बैंक जैसी चीज लाई गई। हाँ, लोकल एरिया बैंक को शेड्यूल नहीं किया गया, ये नॉन शेड्यूल रहेंगे। आरबीआई इनकी जो है लाइसेंसिंग करेगा पर इनको शेड्यूल नहीं रखेगा। यानी बहुत सारे जो फायदे शेड्यूल बैंक्स को देते हैं वो लोकल एरिया बैंक्स को नहीं मिलेंगे, पर इनकी लाइसेंसिंग आरबीआई करेगा। इसकी शुरुआत 5 करोड़ से की जा सकती है, 5 करोड़ से इसको ओपन किया जा सकता है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 जगह अपनी ब्रांच चला सकता है। तो इस मकसद से आरआरबी एलएबीज या लोकल एरिया बैंक की शुरुआत की गई। एक नॉन स्केड्यूल बैंक है, दूसरे स्केड्यूल में मेंशन नहीं, यानी कि ना तो आरबीआई को कोई सुविधा देगा ना इनको लोन देगा, लेकिन लाइसेंसिंग आरबीआई कर रहा होगा। खोलने का मकसद क्या था? क्योंकि 5 करोड़ जैसे नॉमिनल अकाउंट से खुल सकता है, तो इसको ऐसे रिमोट एरियाज में खोला जा सकता है जहां पे जनरली बैंक की पहुंच कम है। इससे हम ऐसे एरियाज में बैंकिंग की सुविधा को पहुंचाएंगे कम से कम कॉस्ट में। इसी को तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना इनका मोटिव था। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ इसकी गाइडलाइंस है कि जो खोलेगा उसका जो मिनिमम कैपिटल लगेगा इसको खोलने में 5 करोड़ का लगेगा। दूसरा, प्रोमोटर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा पैसे लगाता है किसी संस्था को खोलने में। तो जो भी एलबीज को खोलने में सबसे ज्यादा पैसे लगाएंगे जो उसके प्रोमोटर्स होंगे, उनका जो भी उसके अंदर हिस्सा होना चाहिए वो 2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। मान लो 3 दोस्त ने मिलकर शुरू किया, 3 दोस्त हैं एक्स वाई जेड, एक्स और वाई ने बहुत पैसे लगाए खोलने में, ठीक है, मेजॉरिटी यही लगाए हैं, तो इनका जो पैसा है ना ये 2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा इनका शेयर होना चाहिए, तभी इनको उसमें प्रॉफिट दिखेगा और तभी उसके लिए काम भी करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा 3 जगह खोले जा सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही एलबी कभी भी खोला जाएगा। ये लास्ट वाली लाइन आप लोग रट लो, जब मैं पीएसएल पढ़ाऊंगी तब आपको इसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, कुछ परेशानियां हैं इनके साथ में। परेशानियां में सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी एमएसएमई जो होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनको जनरली जब बैंक लोन देते हैं तो सरकार कहती है कि देखो हम इसकी गारंटी ले रहे हैं, अगर ये छोटे मोटे व्यापारी आप बैंकों को लोन नहीं दे पाते हैं तो हम आपको लोन दे देंगे। तो बैंक थोड़े आश्वासन होकर और उनको लोन दे देते हैं, स्वस्थ रहते हैं कि चलो ठीक है सरकार तो देख ही देगी। सरकार लोकल एरिया बैंक की जिम्मेदारी नहीं लेती है, कहती है हम इनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो कभी भी एमएसएमईज को आसानी से लोन तभी मिलेगा जहां सरकार जिम्मेदारी ले रही है। लोकल एरिया बैंक्स में ले नहीं रही है तो यहाँ पे वो आना प्रेफर नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनके साथ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब सरकार किसानों को लोन दिलाती है बैंकों से तो उसमें भी कहती है कि इनको कुछ इंटरेस्ट की छूट दो और हम इसका भी कुछ पोर्शन की गारंटी ले रहे हैं। लेकिन वही लोन जब कोई लोकल एरिया बैंक देता है तो सरकार फिर कहता है हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो किसान भी प्रेफरेबली यहाँ नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता है कि नहीं मिलेगा, आसानी से काम नहीं होगा, तो वो दूसरे ही बैंक जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट भी तो कम हो जाता है। यहाँ सरकार इंटरेस्ट नहीं देती है, वहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन यानी इंटरेस्ट कम करना, 7% से 3% तुम भरो, 4% सरकार भरेगी, पर यहाँ पे तो 7% किसान भर रहा है तो किसान यहाँ नहीं आता है। तीसरा, जैसे मान लो आज हमने सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा कि जो भी रेलवे के एम्प्लॉय हैं जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ उनको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। तो जो ऐसे सरकारी विभाग होते हैं वो भी अपने कर्मचारी को सैलरी देते हैं जिसके लिए वो अपने कर्मचारियों की अकाउंट अलग अलग बैंकों में खुलवाते हैं। कभी भी ऐसे कोई भी सरकारी विभाग अपने किसी भी कर्मचारी का सैलरी अकाउंट यहाँ नहीं खुलवाते हैं, तो इनका बिजनेस फिर नहीं बढ़ पाता है। ब्रांच एक्सपेंशन इनको नहीं अलाउड है, आरबीआई इन्हें मदद नहीं करता है, नाबार्ड इन्हें मदद नहीं करता। यही रीजन है। शुरुआत में आए थे तो 10 लोगों को लाइसेंस मिला था, 4 शुरू हुए, आज के समय में 2 ही बचे हैं, क्योंकि भले ही किसी भी मकसद से शुरू किया गया था एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बेचारे चल ही नहीं पाए और दब के रह गए। ठीक है, तो ये हो गए लोकल एरिया बैंक्स। अब आपको देखना है कि आज के समय में हमारे देश में कितने लोकल एरिया बैंक्स हैं जो कि वर्किंग है। ओके, तो ये चीज आप सभी लोग आज की सेशन के बाद से देखोगे।
एनीवे, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया। फिर मुलाकात करेंगे हम लोग। ओके, जाते जाते आपको कुछ कहना है तो बोलो। किसी का कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां तक रखते हैं फिर हम लोग। कल मुलाकात करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी? जिन्हें जिन्हें आज की सेशन अच्छी लगी है वो एक बारी जरा वोट पे यस करना। ओके, ऐसे ही पढ़ाऊंगी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मतलब मैं इतनी सारी टॉपिक इतनी देर में कवर कर ही नहीं सकती थी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। नाइनटी 96%, फिर से 3% को मजा नहीं आया, सब बात नहीं कर पाए। चलो, प्लीज चेक द डाउट सेक्शन देयर, आई हैव रेज्ड सम डाउट। व्हाट इज योर डाउट? होगा ही नहीं, एक से ज्यादा आरआरबी अब होगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिसी आ गई है। एक ही आरआरबी होगा तो कोई आएगा ही क्यों? भला दो आरआरबी, एक ही रहेगा बस। सिद्धि, मैंने ये बात कब कही थी कि प्राइवेट बैंक में करेंसी चेस्ट नहीं होगा? आप लोग बताओ, मैंने कभी इस बात को कहा था कि प्राइवेट बैंक करेंसी चेस्ट नहीं ओपन करेगा? मैं आपसे दोहरा के ये बात बोली थी, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सबके सब करेंसी चेस्ट ओपन कर सकते हैं जिनको आरबीआई अलाउ कर रहा है। अगर आपको याद हो तो एक बार बताइएगा। जिनकी बैंक का एमलगेमेशन हो गया, ब्रांचेस नहीं बनेंगी, वो ब्रांचेस वर्किंग रहेंगी, बस अब दूसरे के नाम से हो जाएंगी। वो मतलब उनका वही काम चल रहा है, बस उसके बोर्ड बदल जाएंगे, समझो अकाउंट बदल जाएंगे, ये सब हो जाएगा। याद है आप लोगों को मैंने आपसे ये बात कही थी? अगर एक स्टेट में कृष्णा, एक स्टेट में एक से ज्यादा आरआरबी होगा ही नहीं, अगर है तो उसको मर्ज करके एक कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन लोकेशन एंड स्पॉन्सर बैंक। अरे यार तिलक, आरआरबी कैसे गवर्नमेंट नहीं है? मैं तुम लोगों को यही बात तो बताई हूं कि ये गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की तो मेजॉरिटी इसमें शेयर है, तो किसका होगा? तुम ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो तुम्हारा नहीं होगा, तो किसका होगा? यही सब तो कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो नहीं है यार। बैंक का एमलगेमेशन हो रहा है, बैंक तो काम कर ही रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि बैंक का एमलगेमेशन हो गया बंद हो गया। भाई उसको इसी से किया गया कि नंबर को कम किया जाए और बैंक अपना काम करता रहे। तो एमलगेमेशन का मोटिव होता है कि जो छोटे आरआरबीज हैं या जो छोटी संस्थाएं हैं उनको बड़ों के साथ मर्ज कर दो, ताकि इन दोनों का बिजनेस स्ट्रांग हो जाए और अब बेहतर काम कर सकें। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। तो सारी चीजें रहेंगी, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, बस उनका नाम बदल जाएगा। आप लोगों का अकाउंट खोलेंगे, आपको आपके लोन देंगे, हर चीज करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन देते हैं हिंदी में भी दिया कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में समझ नहीं आता बहुत। ओके, शुभम भाई नाम से पता लग रहा है, सही कह रहे हो। चलो, डाउट सेक्शन में क्या है भैया? डाउट सेक्शन कहाँ रखते हो तुम लोग? एक आरआरबी के एक ही राज्य में अलग अलग जगह ब्रांच होंगे। ठीक है, क्या डाउट है तुम लोग ये बात बताओ मुझे। ठीक है, क्या डाउट है उस डाउट को यहाँ पूछ लो, फिर सेशन को क्लोज करते हैं। डिसाइड हो चुका है, नेट पे देखना सबका आ चुका है वहां पे। चैट ऑफ ही रखूंगी मैं, चैट नहीं ऑन करने वाली हूं मैं अभी, चैट ऑफ रखूंगी। ऐसे लास्ट में तुम लोग के क्वेश्चंस लूंगी मैं अब। तुम्हारे स्टेट का या किसी का कौन सा आरआरबी है, इसको आप लोग जाके ना एक बार नेट पे सर्च करो। 28 एग्जिस्टिंग आरआरबीज गूगल पे करना, गूगल पे तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे राज्य वाला आरआरबी मिल जाएगा। जो भी तुमने डाउट सेक्शन में डाउट लिखा है, प्लीज डाउट यहाँ पे पूछ लो। किसी के साथ में ये नहीं होता है मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है, वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि कस्टमर कैसा है। चलो फिर ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।